बांग्लादेश में हालात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। वहां की गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हो रही हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ पैगामात लिखे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है और उनके अगेंस्ट पैरा मिलिट्री बुलाई जा रही है। हुकूमत इंटरनेट को बंद कर रही है और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, वो प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहकर टॉन्ट मार रही हैं। बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की क्या रियलिटी है? क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट? कौन है ये रजाकार? हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुन रही? पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है? कौन सा कोटा सिस्टम है जिसने बांग्लादेश के इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। कोटा सिस्टम को लेकर बांग्लादेश में भूचाल आया हुआ है और वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और फिर वो वापस कोटा सिस्टम को लेकर आए और ख़त्म कर दिया। जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उसको पूरा किया, लेकिन अभी तक इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहाल नहीं हुई। अभी तक जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो वैसे ही मुअत्तल है और जो कम्युनिकेशन है वो इसी तरह है। हालात अभी भी कर्फ्यू नाफिज है वहाँ पर बांग्लादेश में, लेकिन इसी के ऊपर एक पाकिस्तानी मीडिया की एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, वो देखेंगे। वो उसमें तमाम वो चीज़ें, वो डिटेल्स वो रखी हुई हैं। उन्होंने एक एक करके बताई है कि ये कोटा सिस्टम का आगाज़ कब और क्यों किया गया और फिर अब डिमांड क्या है। इसके ऊपर वो वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए व्यूअर्स वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में हालात बहुत हद तक खराब हो चुके हैं। वहां की गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हो रही हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ पैगामात लिखे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ने सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है और उनके अगेंस्ट पैरा मिलिट्री बुलाई जा रही है। हुकूमत इंटरनेट को बंद कर रही है और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजिद, वो प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहकर टॉन्ट मार रही हैं। बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की क्या रियलिटी है? क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट? कौन है ये रजाकार? हुकूमत इनकी बात क्यों नहीं सुन रही? पाकिस्तान का इससे क्या ताल्लुक है? कौन सा कोटा सिस्टम है जिसने बांग्लादेश के इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है? तो ये हम सब देख रहे हैं कि तकरीबन एक हफ्ता होने वाला है और बांग्लादेश के हालात संभल नहीं रहे। इस वक्त बांग्लादेश में जो रेजिस्टेंस की आवाज़ें हैं वो गूंज रही हैं। वो ना सिर्फ सड़कों पर नज़र आ रही हैं बल्कि उनकी वेबसाइट्स पर भी उनका कंट्रोल है। द रेजिस्टेंस, ऑपरेशन हंट डाउन, स्टॉप किलिंग स्टूडेंट्स, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट एनीमोर, इट्स अ वॉर नाउ। इस तरह के स्लोगन्स उनकी वेबसाइट्स पर नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बांग्लादेश के लोग बहुत कंसर्न हैं। 2 दिन से मुझे भी बांग्लादेश से बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। यंग लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। बहुत से लोग मुझे वीडियो सेंड कर रहे हैं जो उनके अपने मोबाइल्स की बनाई हुई हैं। वो कह रहे हैं कि हम VPNs का इस्तेमाल कर रहे हैं और शेख हसीना वाजिद को वो हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जब एक वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के पॉलिटिकल हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो बहुत से बांग्लादेश के लोगों ने मेरे से इख्तलाफ किया था। उस टाइम मैंने भी यही कहा था कि आप देखें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, किस तरह इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई। अब वो चीज़ लोगों को क्लैरिफाई हो रही है कि किस तरह ये जो सरकारें हैं ये अथॉरिटेरियन स्टेट्स बनती जा रही हैं। जो नंबर हुकूमत प्रोवाइड कर रही है इससे कहीं ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और ये अमवात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं हो रही बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी हो रही हैं। हुकूमत ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया है और प्रोटेस्टर्स ने कई रोड्स ब्लॉक की भी हैं। बांग्लादेश का जो स्टेट टेलीविजन है BTV, उस पर भी हमला हो चुका है और ये सब चीज़ें शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए कोई अच्छा मंजरनामा पेश नहीं कर रही। तो आइए देखते हैं इस पूरे मसले का आगाज़ कहाँ से हुआ। ये वो कौन सा कोटा सिस्टम है जिसने पूरे बांग्लादेश की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। 1972 में यानी बांग्लादेश की क्रिएशन के 1 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के हवाले से एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब उस गवर्नमेंट जॉब सिस्टम में यह डिसाइड हुआ कि सिर्फ 44% सीट्स दी जाएंगी मेरिट पर,
यानी जो लोग लायक हैं, मेरिट पर पूरा उतरते हैं, वो सिर्फ 44% तक मुख्तस की गई। बाकी 56% किसको दी गई, ये आप जरा टेबल देख सकते हैं। 30% तक सीटें फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मुख्तस कर दी गई। यानी वो फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े, जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ गुत्थम गुत्था हुए, 30% उनके लिए रखी, 10% वुमेन के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, 1% फॉर द फिजिकल डिसेबिलिटीज़। यानी 56% जो कोटा सिस्टम था, उस 56% का 30% उन लोगों को दे दिया जो कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चे थे। ये उन्होंने तब से डिसाइड किया कि जो भी जिसने बांग्लादेश की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शिरकत की है उसको हम फौकियत देंगे मेरिट पर, यानी मेरिट के ऊपर इन लोगों को लाया जाएगा। मेरिट पर तो सिर्फ 44% लोगों के लिए जगह रखी थी। अब मसला क्या है कि इस वक्त जो बांग्लादेश की रूलिंग एलीट है उसका ज़्यादातर ताल्लुक उसी जनरेशन से है जो कि फ्रीडम फाइटर्स की जनरेशन थी। इस वक्त तक अभी भी वही लोग हुकूमत कर रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बांग्लादेश की जो इस्टेब्लिशमेंट है, बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट वही है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान लोग हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा कोटा रखा गया है 30%। आजकल की जनरेशन उस 30% कोटे के खिलाफ है। वो कह रही है कि ये 30% को मेरिट में कन्वर्ट किया जाए। ये बहुत बड़ा चंक है जो कि आप प्रो गवर्नमेंट लोगों को देना चाहते हो। यानी इससे लोगों का क्या मतलब, लोगों का क्या नैरेटिव है, लोग ये समझते हैं कि ये जो 30% है ये जॉब्स उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो ज़्यादा गवर्नमेंट के करीब हैं, जो पॉलिटिकल सर्कल, जो एलीट क्लास है, वापस उन्हीं के बच्चों को ये जॉब्स मिलती रहेंगी, और हम जो इतने बेरोजगार, जो अनएम्प्लॉयमेंट के मारे हुए हैं, हमें साइडलाइन किया जा रहा है। और ना सिर्फ साइडलाइन किया जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद हैं, इन्होंने प्रोटेस्टर्स पर एक और बड़ा भोंडा इल्ज़ाम लगाया है और इनको एक मखसूस लक़ब से पुकारा है, और उनको वो रज़ाकार कह रही हैं। मतलब रज़ाकार के ज़रिए उनको एक और टॉन्ट मारा जा रहा है। रज़ाकार उन लोगों को कहा गया था 1971 में जो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़े थे। बांग्लादेश की हुकूमत इस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलने पर उतर आई है। यानी हम जो हैं, हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये रज़ाकार्स हैं। वो रज़ाकार जो फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ लड़े थे 1971 में, और उनमें बहुत से जो लोग थे वो जमात इस्लामी वगैरह के साथ थे, और इनको फांसियां भी दी गई थी। तो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स की थोड़ी सी भी इंक्लिनेशन थी पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश उनकी तरफ, बांग्लादेश की जो सरकार है उनकी तरफ भी बड़ी नफरत की निगाह से देखती है। और जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि 30% तक आप कोटा उन लोगों के लिए क्यों मुख्तस कर रहे हो जो कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, तो उनको रज़ाकार कहा गया। तो अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं ठीक है, वो पंजाबी में एक टर्म होती है ना कि एंज है तो फिर एंज ही सही। वो कह रहे हैं कि तुम हमें रज़ाकार कह रहे हो, हम रज़ाकार हैं। वो अब इसको इन्होंने अपनी जिद बना लिया और अपनी डीपीज, अपने सोशल मीडिया पे वो रज़ाकार की फोटो अपलोड कर रहे हैं कि यस वी आर रज़ाकार्स, जो करना है कर लो, हम अपने हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। और अब उन्होंने डंडे उठा लिए हैं, वो तंग आ गए हैं पुलिस की इस गुंडागर्दी से। और ना सिर्फ पुलिस के साथ साथ बांग्लादेश की जो रूलिंग पार्टी है अवामी लीग, उन्होंने अपने गुंडे भी भेजने शुरू कर दिए। उनकी अपनी जो स्टूडेंट तंजीमें हैं, छतरा लीग वगैरह, वो भी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई हैं और उनको मार रही हैं खतरनाक हथियारों से। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर छतरा लीग के जो गुंडे हैं उन्होंने अटैक किए हैं। और छतरा लीग अवामी लीग की ही एक शाख है जो उनकी यूथ विंग समझी जाती है। इसके अलावा रैपिड एक्शन बटालियन, ये वो पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि नोटोरियस है, जिसको अवामी लीग और शेख हसीना वाजिद यूज करती है क्रैकडाउन के लिए अपोजिशन के खिलाफ। इसको अमेरिका ने बैन भी किया हुआ है, इस पर सैंक्शन आयद की हुई है, और इनको भी इन प्रोटेस्टर्स को रोकने में इस्तेमाल किया गया है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हैं। ये जो औरतों को और डिफरेंटली एबल पर्सन्स को या फिर बैकवर्ड एरियाज के लोगों के लिए जो कोटा रखा गया हम उसके साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब टाइम बहुत बदल चुका है, अब हम बहुत दूर निकल आए हैं फ्रीडम की बातों से, 1971 की बातों से। तो अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को कोटा देना ये ज्यादती है हमारे साथ। मतलब वो जनरेशन कहाँ और हमारी जनरेशन कहाँ, हमारे भी उतने ही राइट्स होने चाहिए, हम भी उतने ही बांग्लादेशी हैं जितने फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे। लेकिन यहाँ पे यही है ना कि हुकूमत का ये एक टूल है कि इसमें हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को नवाजे जो इनके साथ हैं।
क्योंकि उस 30% ब्रैकेट में जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो उनको फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को फ़ायदा होगा। तो हुकूमत चाहती है वो सिस्टम मेंटेन रहे, जबकि नई जनरेशन कह रही है कि हमारे भी उतने ही हकूक़ हैं। अब तो अगली से अगली पीढ़ी आ गई है, अगली नस्ल आ गई है, तो हमारे साथ तो बराबर का रवैया रखो ना। इस चीज़ पे एहतजाज हो रहा है। और अगर इस कॉन्सेप्ट की मुखालफत की जाए तो उनको रज़ाकार कहा जा रहा है, यानी वही देशद्रोही, गद्दार, वही सारी चीज़ें जो पाकिस्तान और इंडिया में भी चलती हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम के अगेंस्ट जाए तो उसको गद्दार बोल दो, उसको एंटी नेशनल बोल दो, उसको कहो जी ये वतन से मोहब्बत नहीं करता, ये दुश्मनों से मिला हुआ है, फलां फलां। अब 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं 600 से 700 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और उसमें भी 56% कोटा हो, तो आप खुद सोचें डिजर्विंग लोग कहाँ जाएंगे। और मसला इस वक्त बांग्लादेश में भी इकॉनमी का ही है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस सूरत हाल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हायर रैंक्स, अच्छी पे, तो इसके लिए हर बंदा चाहेगा कि उसको भी गवर्नमेंट जॉब मिले। तो उसमें जब वो अपने मनपसंद लोगों के लिए ज़्यादा कोटा रखेंगे तो लोगों को तकलीफ तो होगी। इतने डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स में पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि शेख हसीना वाजिद के अंडर बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की थी, और दूसरी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनकी इकोनॉमी इस वक्त तनाव का शिकार है। ये चाइना और इंडिया के दरमियान भी सैंडविच बनते हैं और रशिया और अमेरिका के दरमियान भी। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह बांग्लादेश अब रशिया के करीब हो रहा है और अमेरिका इन पर तनकीद बढ़ा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना है और IMF वहाँ भी सख्त शराइत का मुतालबा कर रहा है। 17 करोड़ की आबादी है जिसमें 3 करोड़ से ज़ायद के पास जॉब्स नहीं हैं। इस कोटा सिस्टम के हवाले से 2018 में भी प्रोटेस्ट हुए थे जब हुकूमत ने इसको वापस ले लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा रीइंस्टेट कर दिया है और इस हवाले से एक नई हेयरिंग का आगाज़ होगा। बहुत से क्रिटिक्स इस हवाले से कह रहे हैं कि 2 नहीं 1 बांग्लादेश की बात होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत यहाँ पर 2 किस्म के बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक वो जहां पर मेरिट पर भी लोगों को जॉब्स ना मिलें, और दूसरी तरफ वो लोग जिनको सिर्फ इस बेस पर जॉब्स मिलेंगी कि उनके वालिदैन फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी बाय बर्थ उनको फ़ायदा होगा। इसलिए प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर आम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, उस बेस पर प्रोटेस्ट करने वालों को गद्दार करार दिया जा रहा है, रज़ाकार करार दिया जा रहा है। रज़ाकार का मतलब बांग्लादेश में गद्दार ही है। स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो हसीना वाजिद पीस के पैगामात दे रही है और कह रही हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं वो अभी भी जो हमारे पास खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की हुई है और दुनिया से कट ऑफ होके बांग्लादेश रह चुका है। किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई कॉल नहीं है। फिर आप देखें कि अगर जिस मुल्क में इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही और तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकॉनमी को, आपकी IT इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस होगा। और आप उसमें क्या आजकल देखें हर काम इंटरनेट पे होता है, इंटरनेट की बदौलत पे मुल्क चलते हैं। तो जहाँ जिस मुल्क में ये इंटरनेट की सर्विसेज को तोड़ दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हालात कैसे होते हैं। खैर, आपने भी और इसके बारे में बताना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास भी कुछ मालूमात है बांग्लादेश के बारे में तो हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।